हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो कला और साहित्य है हमारा, उसमें हम मंदिर स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? लास्ट लेक्चर में हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए हम जीके और जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बस ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का कला और संस्कृति का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे। देन उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है वो कंप्लीट करके हमारे जीके का सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे जो कि सिलेबस में दिया है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस ही डिस्कस किया था और उसके बाद एक लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम करने वाले हैं हमने वो डिस्कस कर लिए थे। तो ये सब आप हमारे प्रीवियस, अगर आप ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी तो आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप अपने जो पहले के लेक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, उसका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर के बाद ही होना है, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब ये दोनों एग्ज़ाम एंड होंगे उसके बाद ही कौन सा एग्ज़ाम होगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, जो कि किस बेस पर, 10th बेस पर होगा। और 10th बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर यही समझता है, क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएशन भी पास है उन्होंने भी फॉर्म भरा है, पर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है। तो यहाँ पे जो 10th लेवल के बच्चे का माइंड सेट है, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो हमने क्या देख लिया था लास्ट लेक्चर में, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उसको। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कला और संस्कृति में हमारा जो संगीत घराना है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कौन संगीत घराने देखे थे। एक तो हमने ग्वालियर घराना देखा था, ग्वालियर घराना हमारा कंप्लीट हो गया था। इंदौर घराना हो गया था, इंदौर घराने के बाद हमारा आगरा घराना, इसके बाद किराना घराना और बनारस घराना। तो ये हमारे पास बनारस घराना, तो ये हमारे 5 घराने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिए थे। ग्वालियर घराने की स्थापना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और संस्थापक कौन थे ये भी हमने देख लिए थे। तीन पर्सन थे, तीनों का नाम हमको याद रखना। इंदौर घराने की स्थापना भी कहाँ पे हुई, मध्य प्रदेश में मानी जाती है, और इसकी जो संस्थापक है अमीर खां है ना। इसके बाद आगरा घराने की कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और किराना घराने, ये सारे संस्थापक हमने सब चीज़ें देख ली थी। और संस्थापक के बाद क्या देख लिया था, इनसे संबंधित जो प्रमुख वादक है, कलाकार है, वो देख लिए थे, है ना। तो ये पांचों हमने लास्ट लेक्चर में इसका रिवीजन कर लिया था, अच्छे से ही हमने इसको पढ़ा था, और बाद में लास्ट में हमने इसका एक रिवीजन भी कर लिया था। ये हमारा छोटा टॉपिक था, तो हमने इसको उसी लेक्चर में क्या एक बार रिवीजन भी कर लिया था और एक बार हमने पढ़ भी लिया था। और हमने लास्ट लेक्चर में ही मंदिर स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा इंट्रो मैंने आपको दे दिया था, पर हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम मंदिर स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। हमको 6 से 7 लेक्चर भी लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको अच्छे से मंदिरों के बारे में पढ़ना है और डीप में ही पढ़ना है। जैसे नागर शैली, तो नागर शैली के मंदिर कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। द्रविड़ शैली के मंदिर कैसे बनाए जाते हैं और बेसर शैली के मंदिर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में कहाँ से कहाँ तक है, बेसर शैली के मंदिर कहाँ से कहाँ तक है, और दक्षिण द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ से कहाँ तक है ना। तो सबसे पहले तो हम वही देखेंगे। देन उसके बाद उसकी क्या विशेषता है, नागर शैली के मंदिरों की क्या विशेषता है, इसके बाद बेसर शैली के मंदिरों की क्या विशेषता है, फिर द्रविड़ शैली के मंदिरों की क्या विशेषता है, क्योंकि तीनों ही शैलियों में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ी चीज़ें सेम मिलेंगी, पर जो उनको अलग बनाती है वो विशेषता भी आपको देखने को मिलेंगी। और जो अववाद वाले मंदिर है, हम एक्सेप्शन वाले मंदिर भी देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में
एक्सेप्शन वाले मंदिरों से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले तीनों शैली के बारे में आपको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक है, और ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगी ताकि आपको चीज़ें याद रहे। और सबसे पहले हम आज नागर शैली के जो डिज़ाइन है वो देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक तीनों शैली के मंदिरों की जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक मंदिरों की विशेषता है। मंदिर मंदिर शैली, सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्गीकरण या प्रकार देख लेंगे, है ना? वर्गीकरण या प्रकार भी बोल सकते हैं। तीन प्रकार के मंदिर हैं। एक तो है हमारा नागर, नागर शैली, बेसर शैली, इसके बाद हम देखेंगे द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तो ये तीनों मंदिर की हम देख रहे थे कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इंडिया का। छोटा सा ही डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमारा है ना रफ डायग्राम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो जो द्रविड़ शैली है वो नागर शैली, बेसर और ये द्रविड़। ये हो गया हमारा। तो इसका हम देखेंगे, ये है नागर शैली, नागर शैली के मंदिर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बेसर शैली के मंदिर, और ये है द्रविड़ शैली के मंदिर। अब सबसे पहले हम देखेंगे, ये डायग्राम में आपको थोड़ा बहुत समझ में आना होगा क्योंकि ये रफ डायग्राम है। आपको बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अब हम देख लेते हैं, जो नागर शैली के मंदिर है वो हिमालय से लेके, हिमालय मतलब जम्मू कश्मीर से लेके, हिमालय से लेकर ये कहाँ तक है, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, कहाँ तक, विंध्य पर्वत, हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक नागर शैली के मंदिर मंदिर पाए जाते हैं। अब हम विंध्य पर्वत को अगर स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज हम देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके हम देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के हाफ में, मतलब विंध्याचल मध्य प्रदेश में क्या है, एक तो ऊपर आपका विंध्याचल मिल जाएगा और ये सतपुड़ा रेंज मिल जाएगा। तो ये विंध्याचल तक ही इसका विस्तार है। सतपुड़ा के जो नीचे है, सतपुड़ा के नीचे आपको बेसर शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी में आपको एक अपवाद भी देखने को मिलेगा जिसमें हम जो तेली का मंदिर है, जो तेली का मंदिर ये कहाँ पे है, ग्वालियर के किले में है ना।
कौन से, ग्वालियर के किले में आपको तेली का मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर भारत में ही पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा, चंबल क्षेत्र में। तो चंबल क्षेत्र में ग्वालियर स्टेट है, वहाँ पे ग्वालियर का किला है। उसी के अंदर आपको तेली का मंदिर देखेगा, जो कि आपका द्रविड़ शैली के मंदिर से निर्मित है ना। द्रविड़ शैली के मंदिर का एकमात्र उत्तर भारत का द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो हम ये इसके जो मंदिर है, तेली का मंदिर, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और कहाँ पर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको सिर्फ लोकेशन बता रही हूँ और स्टेट वाइज भी इसको बता रही हूँ। जम्मू कश्मीर और से लेके मध्य प्रदेश, है ना, हिमालय से लेके विंध्य पर्वत। अब देखेंगे हम बेसर श्रेणी के मंदिर कहाँ पे, विंध्य पर्वत से, है ना। तो हमने कहा खत्म कहाँ पे किया था, विंध्य पर्वत पर। तो विंध्य पर्वत से लेके ये कहाँ पे, कृष्णा नदी तक। अब हम देखेंगे जो हमारी कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी कहाँ तक है, कृष्णा नदी हमारी कर्नाटक, है ना, कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक के बाद ये अन्य स्टेटों में भी बहती है। तो हम देखेंगे जो विंध्याचल है, विंध्याचल हम देखेंगे मध्य प्रदेश का हाफ, मध्य प्रदेश का हाफ मतलब सतपुड़ा श्रेणी, है ना। तो सतपुड़ा श्रेणी के बाद के जो भी है या पहले जो भी मंदिर है वो किस शैली से निर्मित है, तो बेसर शैली से निर्मित है ना। और ये कहाँ तक है, स्टेट अगर हम देखें मध्य प्रदेश से लेके, तो ये कर्नाटक तक के क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब हम बात करें जो बेसर शैली के मंदिर है, हमको महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, तेलंगाना के क्षेत्र में, ओडिशा हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे बेसर श्रेणी के मंदिर, और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, और इसमें हमारा गोवा भी थोड़ा बहुत सम्मिलित हो जाता है ना। तो जो स्टेट वाइज है वो भी हमने देख लिया ना, मैप के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रफ डायग्राम है, इसलिए आपको इतने अच्छे से तो इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी हम स्टेट वाइज इसको देख रहे हैं कि कौन से पर्वत से लेके कहाँ तक ये चीजें हैं, और स्टेट का भी हम देख रहे हैं, ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि किस स्टेट में कौन सी शैली के मंदिर निर्मित है ना। बाकी मैंने आपको ये बोला था कि आप गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना कि नागर शैली के मंदिर की विशेषताओं में कैसे दिखते हैं वो, है ना, कैसे किस प्रकार बनाए जाते हैं, बेसर शैली के मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, और द्रविड़ शैली। तो ये दोनों जो बेसर शैली के मंदिर है, द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण ही है ये। तो हम सबसे पहले आज नागर शैली के मंदिर की विशेषता देखेंगे। तो हम देखेंगे नागर शैली। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ना नागर शैली का।
तो ये हमारा क्या है, नागर शैली के मंदिर है। अब इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ क्या है। जैसे सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ऊपर है इसका नाम क्या है, ये क्या है, कलश है ना। तो ये है कलश। इसके बाद हम देखेंगे कलश के बाद ये जो इतना क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, आमलक। क्या बोलते हैं, आमलक। ये दक्षिण भारत में भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, आमलक। इसके बाद देखेंगे ये कौन सा है, ये स्थान आपका शिखर कहलाता है ना। तो अगर हम बात करें, ये नागर शैली के मंदिरों में शिखर ऐसे होते हैं, पर द्रविड़ शैली के मंदिर में शिखर ऐसे होते हैं ना। तो इसकी जो अन्य विशेषताएं वो भी हम देख लेंगे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी हम इसको देख लेंगे। जैसे हम हिस्ट्री में भी नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंतर को भी हम देखते हैं और उसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। जैसे हम अंतर देखते हैं उससे ही हमको क्या इसकी जो विशेषता पढ़ते हैं उससे ही हमको इसका अंतर भी समझ में आता है कि क्या क्या इसमें अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो स्थान है इतना, यहाँ पे जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह। क्या बोलते हैं, गर्भगृह। और गर्भगृह में क्या होती है, देवी या देवताओं की क्या होती है, मूर्ति। देवी व देवताओं की क्या होती है, मूर्ति। देवताओं की मूर्ति रखी हुई होती है ना। और यहाँ पे जो है ये स्थान आपका मंडप कहलाता है। क्या कहलाता है, मंडप कहलाता है। मंडप ये स्थान कहलाता है जहाँ पे क्या करते हैं, जो श्रद्धालु हैं वहाँ यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। क्या करते हैं, बैठकर पूजा करते हैं। श्रद्धा पूजा पाठ का स्थान। इसके बाद जो आपका ये वाला स्थान है, ये क्या है, आप जब भी मंदिर गए होंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, पर आपने कभी भी इसको क्या नोटिस नहीं हो पाता कि ये चीजें है क्या, है ना। तो आज हमारा ये भी हमको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं पीठ, है ना, और इसको बोलते हैं जप्ती। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, एक एक करके मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ। हम नीचे से स्टार्टिंग करेंगे कि सबसे पहले क्या चीजें हैं और ऊपर तक हम चीजों को देखेंगे। तो ये हमारा नागर शैली हो गया, है ना। और इन्हीं को मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप इसकी विशेषता भी लिखते चले जाना, है ना। तो ये कौन सा है, नागर शैली के मंदिर है, नागर शैली के मंदिर। अभी नागर शैली के मंदिर में हमको पंचायतन शैली भी देखना है ना, इसी के अंतर्गत आती है ना, जिसमें एक मंदिर हो जाएगा और अन्य छोटे छोटे मंदिर आसपास चार पांच छोटे छोटे मंदिर हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा, सबसे पहले हम जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमको सबसे पहले कौन सा स्थान दिखता है, जगती। जगती दिखता है। जगती का मतलब होता है जो मंदिरों में जो सीढ़ियां बनी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, जगती, है ना। तो आप साइड में ऐसे लिख लेना, मंदिर में सीढ़ियां बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, जगती। इसके बाद जगती के बाद ऊपर कौन सा स्थान होता है, पीठ। अब पीठ हम देखेंगे, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं मंदिर से सीढ़ी, है ना, तो हमको छोटा सा ऐसा स्थान दिखाई देता है जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं ना। तो ये जो छोटा सा मैदान होता है ना, मैदान बोल सकते हैं, बरामदा बोल सकते हैं इसको। तो ये जो छोटा सा बरामदा है उसको क्या बोलते हैं, पीठ बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं तो ये हमारा मंडप हो जाएगा, जहाँ पर क्या करते हैं, श्रद्धालुओं के द्वारा क्या की जाती है, पूजा पाठ की जाती है। जो आपको छोटा सा स्थान दिया जाता है ना, जहाँ पे आप खड़े होके पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंडप। और ये जो हमारा स्थान होता है उसको गर्भगृह बोलते हैं। और गर्भगृह में केवल क्या होता है, पंडित पूजा करते हैं और देवी देवताओं की क्या मूर्ति रखी होती है। इसमें देवी की भी मूर्ति हो सकती है, देवताओं की। इसके बाद सबसे शिखर में आपको देखने को मिलेगा क्या, ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम शिखर बोलते हैं। तो नागर शैली के शिखर ऐसे इस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके बाद आपको ये छोटा सा स्थान दिखाई देगा, उसको हम अमलक बोलते हैं, आमलक। और जो ऊपर है, या तो हम कलश की स्थापना करते हैं। आमतौर पर जो उत्तर भारत के मंदिर है उसमें आपको कलश ही दिखाई देगा या तो त्रिशूल, है ना। तो ये
ये दो चीज आपको दिखाई देगी। जो ऊपर वाले स्थान है तो या तो आपको कलश दिखाई देगा या तो आपको त्रिशूल दिखाई देगा, है ना। और अगर हम नागर द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करें, या तो आपको ध्वज दिखाई देगा या अन्य चीजें, हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ नागर शैली के बारे में देख रहे हैं। तो हमने नागर शैली के मंदिर को देखा कि किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया ताकि आप इसकी विशेषताओं को याद रख सके। सबसे पहले तो ये विशेषता नीचे से आप लिखना है। सबसे पहले नीचे स्थान जगती, जो कि सीढ़ियों से चढ़ने वाले स्थान को जगती कहते हैं। पीठ जो खाली स्थान होता है बरामदा जैसा या मैदान जैसा, उसको पीठ बोलते हैं। फिर मंडप होता है, श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा पाठ करने का स्थान मंडप कहलाता है। उसके बाद गर्भगृह में देवी देवताओं की क्या मूर्ति रखी जाती है। इसके बाद हम शिखर देखेंगे, फिर आमलक और कलश। और कलश के स्थान पे क्या होता है, कलश के स्थान पे त्रिशूल भी हो सकता है। अब हम आगे की चीजें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम नागर शैली के बारे में कुछ चीजें और देखेंगे जो कि हमारी बच गई है। इसके बाद हम द्रविड़ शैली के बारे में देखेंगे और उसकी जो जैसे हमने नागर शैली को पढ़ा है डायग्राम के थ्रू, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, द्रविड़ शैली को डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो हम आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।